ओके बेटे, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑडिटर थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले रहा है। अब वो थर्ड पार्टी में कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, ठीक है। उस थर्ड पार्टी में कौन हो सकता है? ये ऑडिटर है। ऑडिटर ने बैंक से कंफर्म करना है, कस्टमर से कंफर्म करना है, ठीक है। बाज़ औक़ात सप्लायर से कंफर्म करना है, ठीक है। लेंडर से कंफर्म करना है। क्या कंफर्म करना है? जो उसके बैलेंसेस वगैरह, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों करते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों आप कर रहे हैं? फॉर ऑब्टेनिंग, आगे आप मुझे बताएं क्या लिखना है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्यों आप ये हासिल करते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू हैव रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। ये बातें दिमाग में आ गई हैं ना। अब वो रीजनेबल एश्योरेंस क्यों कर रहे हैं? टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। क्यों कर रहे हैं? फॉर ऑडिट ओपिनियन आपने जो ड्रॉ करना है, और ऑडिटर्स रिपोर्ट बाद में, ठीक है। तो ये ऑडिट एविडेंस जो है आपका, हम जितने भी ऑडिट एविडेंस पढ़ेंगे उन ऑडिट एविडेंस में ये चीज़ चल रही है। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज ए डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स। अब ये जो आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है, ये डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस है, डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स है। आप उससे इस चीज़ को हासिल करते हैं, ठीक है। इनसे डायरेक्ट आप हो रहे हैं ना, इन बंदों से डायरेक्ट आप हो रहे हैं कि जनाब बताओ। अब जब आप डायरेक्ट हो जाते हैं तो आपको तसल्ली हो जाती है कि जी कोई फ्रॉड नहीं है। अगला बंदा कह रहा है कि मैंने इतने देने हैं, इतने लेने हैं, तो सही है। टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, ठीक है, जो कंफर्मिंग पार्टी है। कौन सी कंफर्मिंग पार्टीज कौन है? ये आपकी कंफर्मिंग पार्टीज हैं, ठीक है। इन पेपर फॉर्म और जो भी इन राइटिंग जो कह दिया, तो इन राइटिंग में वो भले वो ईमेल करे या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करे। तो डेफिनेशन ऑफ अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, दोनों सूरतों में वो आपकी ऑडिट एविडेंस है, ठीक है, यानी कि बेसिस ऑफ कंक्लूजन है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपने क्या करना है, या एक्सपेक्टेशन क्या है? अब इन बातों को देखो। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है? अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर्स इंडिकेटिंग वेदर कंफर्मिंग पार्टी एग्रीज और डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट और प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। वो एग्री कर रही है या डिसएग्री कर रही है। नेगेटिव में आप क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री। और टू द पॉइंट हो गया। आप कहें कि जी फॉर एग्जांपल आप उसे खत लिख रहे हैं कि एज पर the records your balance is rupees 1 million. Please respond if it is not correct.
कैसा? अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिलियन करेक्ट है। अब इसके अंदर रिस्क क्या है? इसके अंदर क्या रिस्क है कि कम्युनिकेशन पता नहीं हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी उसमें आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे। मटेरियल इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या भेजेंगे? पॉजिटिव। एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो मुझे बताओ, ठीक है। तो नो रिस्पॉन्स क्या है? अ फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुली रिस्पॉन्ड, वो नहीं बता पा रही कंफर्मिंग पार्टी, टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न्ड अनडिलीवर्ड, या आपको ये वाली नेगेटिव जो है अनडिलीवर्ड पहुंचती है, आपको वापस आ जाती है। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वापस आ जाती है, आपको ख़त वापस मिल जाता है, या ईमेल बाउंस बैक हो जाती है कि जी तो एड्रेस ही सही नहीं है। तो इसका मतलब है वो नेगेटिव नो रिस्पॉन्स हो गया। और पॉजिटिव में आपको कंफर्मिंग पार्टी बोलती कुछ नहीं, क्योंकि आपने तो कहा था एग्री डिसएग्री दोनों बताओ। आपने कहा था कि जी आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, दोनों सूरतों में हमें बताओ। उसने कुछ भी नहीं कहा, तो नो रिस्पॉन्स आ गया। तो नो रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पॉजिटिव की सूरत में उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, नेगेटिव की सूरत में आपको बाउंस बैक होगी, मेल बाउंस बैक होगी। एक्सेप्शन क्या है? रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और contained in entity's record and information provided by confirming party. अब एक्सेप्शन क्या है कि जी आपने जो कहा उसमें एक डिफरेंस है बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, आपने जो कहा, और टू बी कंफर्म्ड और कंटेन्ड इन एंटिटीज रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। आपने एक एक्सेप्शन रख दी कि जी इस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन नीड्स टू बी असेस्ड टू द एंटायर पॉपुलेशन आफ्टर एनालाइजिंग रीजन फॉर डिफरेंस। रीजन फॉर डिफरेंस के बाद आपको एक्सेप्शंस जो हैं उन्हें असेस करना होगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है इसका? When using external confirmation procedures, auditor shall maintain control over external confirmation request, determining information to be confirmed or requested, selecting the appropriate confirming party, designing the confirmation request, including determining that requests are properly addressed and contain return information for responses to be sent directly to the auditor, and sending the request including follow-up request when applicable to confirming parties. In a way, auditor ने अल्टीमेटली इस बात को इंश्योर करना है कि जो मैंने रिक्वेस्ट की है वो मुझे वापस मिल रही है या नहीं मिल रही इंफॉर्मेशन। ए बी, क्या सबको कंफर्मेशन भेजनी है मैंने कंफर्मेशन लेटर, या जहाँ पर आपको मटेरियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नज़र आ रहा है सिर्फ उनको भेजनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ख़ास तौर पे फोकस में रखना। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए, अब आपने पूरा सोच के जवाब देना मुझे। एक बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड आ रहा है आपके पास 5 मिलियन का, और कैरी फॉरवर्ड भी उसका 5 मिलियन ही आ रहा है। आप इसको कंफर्मेशन भेजेंगे कि आपने पैसे दिए ही नहीं।
एक्सटर्नल है ना, ये सिर्फ एक ही एंट्री है कि काफ़ी सारी एंट्री से फाइनल जो है? आपने इसका लेजर देखा? हाँ, लेजर में काफ़ी सारी एंट्री तो लेजर में आपको कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आ रही। ब्रॉड फॉरवर्ड भी 5 मिलियन नज़र आ रहा है और कैरी फॉरवर्ड भी आपको 5 मिलियन नज़र आ रहा है। पूरे साल में कोई डेबिट क्रेडिट नज़र नहीं आ रहा। आप बताएं। हो सकता है उनसे एंट्री करने भूल गए इसलिए। एक्सीलेंट। अब आपको देखना होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के कि रिसीवेबल्स का टेस्ट ऑफ कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है। इनवाइसेस मिस तो नहीं होती, कलेक्शंस मिस तो नहीं होती। हम उनका माजी जाने उसके बाद। हाँ नहीं, आप अपने क्लाइंट को पहले देखें ना। यस। आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपको बताता है कि जी इनवाइसेस, क्रेडिट नोट और रिसीट्स मिस नहीं होती। पिछले साल उसका कंफर्मेशन हुआ था 5 मिलियन का, और इंटरनल कंट्रोल आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चल गया कि इनवाइस कोई मिस नहीं होती, तो इसका मतलब वाकई कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। कोई क्रेडिट नोट मिस नहीं होता, वाकई कोई इसकी रिटर्न्स की नहीं हुई हुई ट्रांजैक्शन। कोई कैश रिसीट मिस नहीं हुई, वाकई कोई कैश रिसीव नहीं हुआ हुआ। तो अगर ये इंटरनल कंट्रोल आपका स्ट्रॉन्ग है तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से इसे कंफर्म करने की। ठीक है। अब आपको जो इसके ऊपर ज़रूरत है वो आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जिसे कहते हैं। अब ये चीज़ आपको वर्कआउट करनी है। तो जो हम ये पॉलिट कर रहे हैं, इसका एक प्रोसीजर है कि पहले ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, कि आगे भी उसके स्टेप्स। देखो, कुछ तो आपके बिल्कुल फ्लो में होने चाहिए। जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले होगा, बाद में आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगेगा। ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जैसे प्लानिंग सबसे पहले होगी, फिर परफॉर्म होगा। ठीक है। अब परफॉर्मेंस जब आपकी ऑडिट की होनी है तो उसमें पहले आपने नॉलेज लेना है उसका एंटिटी का, फिर नॉलेज लेने के बाद आपने देखने हैं, आपने वॉक थ्रू करना है कैसी चीज़ें, क्या प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपने उसका देखना है कि जी इसने SOPs बनाए हुए हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद उसके मैनुअल्स पढ़ने हैं आपने कि जी बने हुए हैं, सारा कुछ ठीक है। फिर आपने देखना है कि क्या ये मैनुअल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वो जो आप मैनुअल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कि जो कंट्रोल हमने कागज़ों में देखे कि कागज़ों में कंट्रोल है, क्या वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब वो हमने देखा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपका सेटिस्फाइड है। अब आपने ECL पे आए कि यार 5 मिलियन जो है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो क्या इसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट की हुई है? इस पे पास ड्यू हो गया ना, 365 दिन से इसका पैसे नहीं रिसीव हो रहे इसको। तो इसने क्या अप्रोप्रिएट इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट की हुई है? वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होता है ECL। फॉलोड। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है उसकी आप अकाउंटिंग कराएंगे, देखेंगे कि सही की हुई है कि नहीं की हुई इसने। तो बहरहाल आपने उसकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को जज करना है, उसमें कुछ चीज़ें आपको मज़ीद भी देखना होंगी। उसके बाद डिटर्मिन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। आप डिटर्मिन करें कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने कंफर्म करनी है। इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, परफॉर्म्ड to confirm or request information regarding account balance and their elements, also be used to confirm terms of agreement। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने बैलेंसेस ही कंफर्म करने होते हैं।
आप टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शंस बिटवीन द एंटिटीज़ भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि जी क्या ये आपकी ट्रांजैक्शन इस एंटिटी के साथ हुई भी है कि नहीं हुई। बैलेंस हो सकता है नील हो, इधर कैश, इधर आपने इनवॉइस भेजी, इधर क्रेडिट नोट है और इधर रिसीट है। डॉक्यूमेंट्स यही है ना। अब हो सकता है कि जी इनवॉइस आपने रेज की है, आपको रिसीवेबल नज़र आ रहे हैं, आपने कैश रिसीट या आपने क्रेडिट नोट कम अमाउंट से या ज़्यादा अमाउंट से लिखा हुआ, तो आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन मांग लें, आप बैलेंस की कंफर्मेशन ना मांगें। आपको सस्पेक्टेड है एक ट्रांजैक्शन, उसकी या टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है 2% डिस्काउंट मिलेगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, उसकी कंफर्मेशन मांग लें कि जी क्या वाकई 2% प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट लिखा हुआ था आपके साथ कि नहीं लिखा हुआ था, आपको डिस्काउंट दिया है उन्होंने, क्या वो पहले तय हुआ था कि नहीं हुआ था। डॉक्यूमेंट्स देख लें, क्या वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एक्नॉलेज किए हुए कि नहीं किए हुए, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन मांग सकते हैं between entities and the other parties, or confirm absence of certain conditions such as side agreement। बाज़ औक़ात कोई साइड एग्रीमेंट हुए होते हैं, रेफरल वगैरह या इस तरह से दो पार्टीज़ ने एग्री कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात, यूएई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जी आपने जो लोकल पार्टनर रखना है उसको आपने 51% शेयर देना है। अब बिजनेस तो कोई 51% शेयर नहीं उसको देता। साइड एग्रीमेंट कर दिया जाता है उस लोकल के साथ कि जी हम आपको 10,000 दिरहम देंगे, जितना मर्जी में प्रॉफिट हो या जो कोई भी लॉस हो, आप उसमें नहीं देखेंगे। अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उनके इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर हुआ है, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि जी आपकी जो है वो 51% देना है। ट्रांजैक्शन हुई है 10,000 दिरहम की सिर्फ, तो क्या उस 10,000 दिरहम का कोई साइड एग्रीमेंट है? साइड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए? क्योंकि आपको तो एविडेंस चाहिए। अब वो साइड एग्रीमेंट भी उसने साइन किया हुआ है कि जी हम ट्रांजैक्शन ये करेंगे, इसको साइड एग्रीमेंट कहते हैं। कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपने शो करने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए किया हुआ है, लेकिन असल में जो एग्री किया हुआ वो साइड एग्रीमेंट। अब सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस के लिए कंफर्मिंग पार्टी इज नॉलेजेबल अबाउट इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड। कि आप जिस भी कंफर्मिंग, ऐसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप का कस्टमर का बैंक, आप अपने कस्टमर के बैंक को लेटर लिख रहे हैं कि जी बताओ भला ये मेरा जो कस्टमर है इसने मेरे इतने पैसे देने हो, भाई बैंक को क्या पता। या आप उसके वकील को लिख रहे हैं कि जी मेरे कस्टमर ने इतने पैसे दे, उसको क्या पता, ठीक है। तो आपने ये देखना होता है कि जो भी पार्टी जिसको आप खत लिख रहे हैं वो नॉलेजेबल है, उसको पता है। आप खत लिखें जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो मतलब आप सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे को तो नहीं लिखेंगे कि जी आप सेल्स डिपार्टमेंट है, आप बताएं कि जितना बैलेंस रिसीवेबल है हमारे पास आपकी तरफ से इतना, ओके कभी मुझे क्या पता हो, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पूछें, पेएबल उनका पेएबल डिपार्टमेंट के उनको पूछें। अब आपने रिक्वेस्ट कैसे डिज़ाइन करनी। डिज़ाइन ऑफ ए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मे डायरेक्टली अफेक्ट कंफर्मेशन रिस्पॉन्स रेट, द रिलायबिलिटी एंड नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम रिस्पॉन्स। क्योंकि आपने जो वो डिज़ाइन करना है ना, जो लिखना खत, उसमें आप कुछ चीज़ें, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको अमूमन सर्वे के लिए एक फॉर्म आता है, सपोजली पाकिस्तान में PTCL या जैज़ वाले या इस तरह के टेलीकम्युनिकेशन वाले कहते हैं जी ये सर्वे प्लीज़ आप फिल कर दें। आप सर्वे खोलते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनर होता है, आप कहते हैं यार छड़ पर। दूसरा टू द पॉइंट यस नो में होता है, आपको लगता है यस नो करने में 2 मिनट लगेंगे, कर देते हैं इसका सर्वे तो करते हैं। तो आपका क्वेश्चनर जिस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि जिस बंदे ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है
वो फील कर रहे कि जी मेरे लिए कन्वीनियंट है इसको फिल करना। ऑडिटर ने बनाना जी ऑडिटर ने कंफर्मेशन लेटर भेजना है। बनाना। जी हाँ। अच्छा, डिज़ाइन ऑफ फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूड द असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड। अब मुझे बताएं असर्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ABCD। बताएं क्या असर्शंस होती हैं ये ABCD क्या है? बस ठोस.com नहीं पढ़ा? ABCD ऑडिटर सेशन है सर। हाँ जी ऑडिटर सर। सर अकाउंट बैलेंसेस, हाँ जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डिस्क्लोजर्स। ABCD मुझे बताओ। ABCD कोई हाल नहीं ताड़ा मानना। देखो ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। आप A से अकाउंट बैलेंसेस, मैं अब लिख के दे रहा हूँ आपको। B से C से कि AB हो गया अकाउंट बैलेंसेस, C से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, और D से डिस्क्लोजर्स। आप ABTD कहना चाहिए, ABTD भी कह दें क्योंकि ये कौन से हार्ड एंड फास्ट है। आप ABTD कह दें तो ABCD ठीक है। जैसे आपको लगता है कि जी ये चीज़। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन AB का मतलब अकाउंट बैलेंस, T का मतलब ट्रांजैक्शन, D का मतलब डिस्क्लोजर। जो आपको अच्छा लगता है उस तरह कर, ठीक है। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसकी लेआउट प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट। आपका प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है कि जी लोग कंफर्मेशन आपको भेज देते हैं, कंफर्म करके नहीं भेजते, ठीक है। उसके मुताबिक अब आप डिज़ाइन करेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड, ये क्या चीज़ ROM है? रिस्क ऑफ मैनेजमेंट लिस्ट, इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क, कि फ्रॉड रिस्क और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए आप इसको डिज़ाइन करेंगे। मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन और encouragement to the confirming party to respond to the auditor। मैनेजमेंट की तरफ से एक ऑथराइजेशन, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहना है ना कि जनाब आप इसको आप कंफर्म कर रहे हैं, उसकी तरफ से इंकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टी। बैंक से बैलेंस आपने कंफर्म करना है। कंफर्मिंग पार्टीज मे ओनली बी विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कंटेनिंग मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन। अगर मैनेजमेंट ने साइन नहीं किए हुए तो बैंक कभी भी नहीं आपको बैलेंस बताएगा। बैंक का बैलेंस कंफर्म तो रिकंसिलिएशन में नहीं आ जाएगा। आपको बैंक स्टेटमेंट से हो जाता है, हो सकता है फॉल्ट बैंक स्टेटमेंट हो, इसलिए आप उसे डायरेक्टली खत लिखते हैं कि इसके जवाब में मुझे बताओ बैलेंस कितना है। हो सकता है ना सब कुछ, तो आप बैंक को ये भी हो सकता है कि मैं जो खारिज को सेंड किया है आपने डायरेक्टली उसके एड्रेस पे किया है, उसके ऑफिशियल ईमेल से आया है। अब वो उस वक्त तक ही होगा जब तक कि ऑफिशियल ईमेल उसकी हैक नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो वो फिर बड़ा काम तो कुछ भी हो सकता है, कोई वो तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम अज कम करना है। आपने तसल्ली करनी है। आपने हर वो काम करना है कि जी जो मैक्सिमम दुरुस्त काम है ये हमने कर लिया। अब फ्रॉड तो कहीं पर भी हो सकता है, फ्रॉड को तो कभी भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए आपने हर उस जगह पे जाके सोचना है कि जी जहाँ जहाँ पर हो सकता है काम मैं उसको देखूँ। अब आप उससे कहेंगे कि जी मुझे ईमेल जो है अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से करें, जो कि आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ऑफिशियल डोमेन का एड्रेस है, ना कि मुझे हॉटमेल से करें या गूगल से उससे जीमेल वगैरह से करें, ठीक है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रॉनिक लाइक ईमेल और अदर मीडियम, जो भी है आपका
उसमें फॉर्म आप मेंशन करेंगे जी, मुझे मैं सिंपल व्हाट्सएप ना करें जी, SMS ना करें जी, ठीक है। उसके एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी टू कंफर्म और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनवॉइस अमाउंट वर्सेस टोटल बैलेंस वगैरह। आप देखें कि जी आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसमें ये चीज़ें प्रोवाइड करने की। फॉलो अप ऑन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सर बैंक वाले के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, कंफर्मेशन है, अब उनको बार बार मतलब ईमेल करना हो तो या एक ही दफ़ा सब कुछ? आप तो एक मरतबा करेंगे ना, उसके बाद फॉलो अप ये आ गया ना। आपने जिस बैलेंस की कंफर्मेशन एक ईमेल भेज दी आपने, अब आगे क्या कहता है, ऑडिटर मे सेंड एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये जो आपका सवाल है, एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट व्हेन रिप्लाई टू प्रीवियस रिक्वेस्ट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, ठीक है, within reasonable time. For example, auditor may having re-verified accuracy of original address send on additional or follow-up request. मतलब आपको नहीं उधर से कोई आ रहा तो आप एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दे देंगे कि जी आपको खाता लिखा था जी, जवाब नहीं आया अभी तक। अब मैनेजमेंट्स रिफ्यूज़ल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड, अब मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं जनाब हम आपको नहीं इजाज़त देते कंफर्मेशन लेटर भेजने की, ठीक है। If management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, the auditor shall, अब क्या होगा जी, inquire as to management's reason for refusal, किया जनाब क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, and seek audit evidence as to their validity and reasonableness, और फिर आप देखेंगे कि अदर ऑडिट एविडेंस जो हैं वो कितने आपको जो है वो रीजनेबल हैं और किस तरीके से वैलिड भी हैं या नहीं है। Evaluate implications of management's refusal and auditor's assessment of relevant risk of material misstatement, including risk of fraud, and on NTE of other audit procedures. ये क्या है जी NTE? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ठीक है, शाबाश शुक्र कुछ तो याद है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ठीक है, ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, कि आप उसके ऊपर किस तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, उसकी नेचर क्या होगी, किस वक्त कौन कौन सा लगाना है, और एक्सटेंट उसकी क्या होगी। जैसे मैं अमूमन ये बात करता हूँ कि इन्वेंट्री काउंट की टाइमिंग क्या है, रिपोर्टिंग डेट, आप कहें जी इन्वेंट्री काउंट 5 दिन पहले कर लो या 10 दिन बाद में कर लो, गलत होगी। नेचर क्या है, काउंट एक नेचर है। आप इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन क्वांटिटी की करना चाहते हैं तो वैल्यूएशन इन्वेंट्री की नहीं चेक करेंगे, काउंट चेक करेंगे। एक्सटेंट उसकी मटीरियलिटी के मुताबिक आप देखेंगे किसके एक्सटेंट के, तो ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर। परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट। कहता अगर वो कहता है कि जनाब हमने आपको इजाज़त ही नहीं देनी क्योंकि बैंक लीगली हमें कहता है कि जी हमने आपकी बैलेंसेस किसी को नहीं बताने, या कोई और लीगल रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है जी उससे बैलेंस मुझे कंफर्म नहीं, मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अब ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल एक ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ये आता है, रिपोर्टिंग डेट के बाद सब्सिक्वेंट पीरियड में आप देख लें 5 मिलियन अगर रिपोर्टिंग डेट पे रिसीवेबल था, क्या सब्सिक्वेंट पीरियड में 5 मिलियन रिसीव हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसका मतलब वाकई रिसीवेबल ठीक था, ठीक है। और अगर फाइनल सेटलमेंट का कोई डॉक्यूमेंट आगे आपको नज़र आता है कि 6 मिलियन का है तो इसके अंदर 5 मिलियन कम लिखा हुआ था, वो 6 मिलियन था असल में। तो इस तरह से ऑडिट प्रोसीजर से आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल, आपके रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिटर। अब रेलिवेंस और रिलायबल का हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के अंदर पढ़ा हुआ, ठीक है। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल और ऑडिटर इज unable to obtain relevant and reliable audit evidence from alternative audit procedure, auditor shall communicate with the TCWG. ये क्या जी TCWG? गवर्नेंस। ये कौन होते हैं जी? ये जो मुखिल कौन होते हैं TCWG?
सर ये मोस्टली डायरेक्टर्स होते हैं और इनमें जो सिग्निफिकेंट होते हैं वो होते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव जैसे ऑडिट कमेटी वगैरह जो थोड़ा इंडिपेंडेंट और इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी होती है वो भी थोड़ी इंडिपेंडेंट है। तो हम ये शिकायत लगाते हैं जब और हमारी बात नहीं मान रहे थे ना ये हमने शिकायत लगाते हैं कि ये हमारी बात नहीं मान रही है ठीक नहीं कर रहे हम फिर ऑडिट ओपिनियन पे कर देंगे हमें फिर करना फिर इनसे हम रिटर्न ले लेते हैं। तो हम अपने ऑडिट ओपिनियन देने से पहले TCWG तक जरूर जाते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। सादा लफ्ज़ों में डायरेक्टर्स तक आपने जाना है जिनके पास भी पावर है। जिनके पास पावर है गवर्नेंस की। ठीक है जी। तो ऑडिटर ऑल्सो शैल डिटरमिन इम्प्लीकेशंस फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। अब देखना है कि जी अब किस किस्म का ऑडिट ओपिनियन वो देगा, क्योंकि वो एक किस्म की स्कोप लिमिटेशन आ गई ना, तो स्कोप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम फर्दर उस चीज़ को देखेंगे। नेगेटिव कंफर्मेशन, आपने कहा था कि जी अगर डिसएग्री करते हैं तो आप हमें बताएं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं बताने की। नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस दैन पॉजिटिव कंफर्मेशन। ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, क्योंकि अगर आपकी इमटेरियल है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तब आप इसकी तरफ जाएं आप। Accordingly, auditor shall not use negative confirmation request as a sole substantive audit procedure to address an assessed risk of material misstatement at assertion level unless all of the following present. मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन को बहुत इनकरेज नहीं किया जाता। तो कहता कब करेंगे? ऑडिटर हैज असेस्ड के रिटेल ऑडिटर असेस कर चुका है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है एंड obtains sufficient appropriate audit evidence regarding operating effectiveness of the control relevant to assertion। यानी कि अगर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल से सेटिस्फेक्शन है और आपको लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, नहीं है, ROMM नहीं है, तब आप नेगेटिव भेज दें कंफर्मेशन को, जी मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो मुझे आप बता दें। ठीक है। अब वो नहीं भी आपको बताता है, जो भी है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसमें नहीं है, आप पहले ही सेटिस्फाइड हैं, आपने अभी कार्रवाई के लिए किस्म का कि जी ठीक है मुझे बस याद है। पॉपुलेशन कंप्राइजेज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस। ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस। काफी सारे छोटे एक जैसे होमोजेनियस एक जैसे। एग्जांपल दें। आपके कस्टमर छोटे लेवल आके कस्टमर है उनके काम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स फ़ी जो है वो मैं कहता हूँ ₹10,000 पर मंथ है और 50% ड्यू है। 50% एडमिशन पे ले ली जाती है, 50% ड्यू है, तो हर स्टूडेंट की 5,000 आपको नज़र आएगी ड्यू। अब अगर किसी की यहाँ पर आपको 45,000 ड्यू नज़र आती है तो इसका मतलब कोई रोला है, या 1,000 नज़र आती है तो इसका मतलब कोई रोला है, क्यों गलती होगी, कैलकुलेशन एरर हो गया, क्योंकि फीस ही टोटल 10,000 और पॉलिसी है कि हम 50% एडमिशन पे लेते हैं, 50% हम सपोजली 50% कोर्स कंप्लीशन पे लेते हैं, और अभी 10% कोर्स कंप्लीट हुआ था कि जी अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, तो बाकी तो 50% 5,000 ही, हर स्टूडेंट का 5,000। ये है आपका स्मॉल। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, ठीक है, सबसे 5,000 का रिसीवेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको अब नेगेटिव, क्योंकि अब आपको पता है कि जी अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने हैं कि क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट सही है कि नहीं। अब आपका ऑडिट प्रोसीजर जो होगा उस पर चला जाएगा। अब आपको ये कंफर्म है कि जी 5,000 ही सबसे रिसीवेबल होगा। डेफिनेटली पहले सारी चीज़ें आप देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आपने स्टूडेंट से कंफर्म कर, स्टूडेंट आपका कस्टमर है ना सपोजली, आपने कस्टमर से कंफर्मेशन लेनी है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है, इसको स्पेसिफिक आप स्टूडेंट पे ना लेकर आओ। ये समझ आ गई ना Yes, जो कहना चाह रहा है यहाँ पर।
Auditor is not aware of circumstances or conditions that would cause recipients of negative confirmation request to disregard such. उसको पता नहीं है कि जी क्या होगा, तो ऐसी सूरत में भी वो जो है नेगेटिव पे जाता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आपको मैं अभी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, लेकिन इसके बारे में मैं आपको 10-15 मरतबा बोल चुका हूँ, इसलिए लफ्ज़ सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं। आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करते हैं? जब आप कहते हैं कि ओवरऑल सिस्टम ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब है ठीक है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आप कब करते हैं? जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल से आप सेटिस्फाई नहीं होते, फिर कंट्रोल वीकनेस है, तो आप कहते हैं यार निक्की निक्की चीज़ें भी चेक करो। तो जो निक्की निक्की चीज़ें चेक करना है ना, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। सब्सटेंटिव को मैं आसान अल्फाज में आपको कहता हूँ कि सबूत हासिल करो, छोटे छोटे बातों के सबूत हासिल करो। कैलकुलेशंस ठीक हैं, इनवाइसेस साथ जुड़ी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, वोचर साइन हुए हुए हैं, पोस्टिंग ठीक हुई हुई है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक हुई हुई है। ये छोटी छोटी बातें चेक करते हैं। अगर आपका कंट्रोल बहुत स्ट्रिंजेंट, आपको पता है कि जो इनवाइस रेज होगी उसने लाजमन रिकॉर्ड होना ही होना है, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप निक्की मोटी चीज़ों में नहीं जाते, इतना ज़्यादा जाते हैं लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में जाते हैं, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं। कहता है कि ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, ये कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है। ये आप बाद में ऑफ शूट में जाते हो कि यार ये तो चेक करो। कहता है अदर सिचुएशंस where external confirmation procedures may provide relevant audit evidence in responding to assessed risk of material misstatement include बैंक बैलेंस, अकाउंट शेयबल, इन्वेंट्री वगैरह वगैरह। ये बातें मैंने आपको शुरू में कर दी हैं, ठीक है, ओके। Factors that may assist auditor in determining whether external confirmation procedures are to be performed as substantive। अब ये बातें सारी मैं आपके साथ कर चुका हूँ, अब ये आप इसके ऊपर टेस्ट की तैयारी करें, ओके।